हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज संजय। तो आज का जो ये हमारा पूरा सेशन है वो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे डेडिकेटेड है। इससे प्रीवियस वाला जो मेरा वीडियो है उस पे मैंने डिटेल में कवर किया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिन जिन ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। उसी के बेस पे ये मेरा आगे वाला वीडियो है, तो प्रीवियस वीडियो आपको बहुत ही हेल्प आउट करेगा ये वीडियो को अंडरस्टैंड करने में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का जो मेरा पूरा सेशन है वो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे डेडिकेटेड है। देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। तो डायरेक्टली जंप करने से पहले एडवांटेजेस पे थोड़ा सा हम शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, क्या दिया गया है कि investment in fixed asset like plant and equipments either held on ownership terms or in lease or hire purchase should not be more than 1 CR। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे कि जब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है तो उसमें जितने भी फिक्स्ड एसेट लग रहे हैं। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट वो टाइप के एसेट होते हैं जो कि थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ, जो हमारा इंडस्ट्री का लाइफ है, थ्रू आउट टाइम वो फिक्स रहने वाला है, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। मतलब थ्रू आउट द टाइम वो सेम रहने वाला है। जैसे मैं बोलती हूँ मैंने लैंड ले लिया तो वो जब तक मेरा बिजनेस रहेगा, सर्वाइव करेगा, तब तक वो लैंड वैसे का वैसे ही रहने वाला है। या कोई भी मैंने प्लांट एंड मशीनरी ले ली तो वो थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ या थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल लाइफ मेरा पूरा सेम ही जाने वाला है। तो उसे हम फिक्स्ड असेट बोलते हैं, जो कि कैपिटल इन नेचर होती है, जो कि लंबे समय तक चलता है। 5 साल, 6 साल, 10 साल, ऐसे साल के लिए या कुछ इतने साल के लिए हम जो एसेट परचेज करते हैं वो हमारा फिक्स एसेट में कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड एसेट में कर रहे हैं, जैसे कि हमारा प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए। इक्विपमेंट्स मतलब थोड़े बहुत टूल्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, चाहे वो हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स और ऑन अ लीज और अ हायर परचेज। अब क्या बोला है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड एसेट में कर रहे हैं, चाहे वो ओनरशिप उसने खुद ली हुई हो या तो उसने लीज पे लिया हो। अब लीज मतलब क्या होता है? लीज मतलब होता है काइंड ऑफ रेंट ही रहता है, रेंट की तरह ही बोल सकते हैं। बट रेंट जो रहता है वो 12 मंथ और 12 मंथ से कम के लिए रहता है, और लीज जो रहता है वो 12 मंथ, 1 साल, 2 साल से मतलब 1 ईयर से ज्यादा के पीरियड के लिए अगर हम कोई चीज यूज करने के लिए ले रहे हैं तो उसे लीज कहा जाता है। और जबकि हम थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम यूज करने के लिए ले रहे हैं तो उसे रेंट कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट में जो बड़े बड़े प्लांट्स एंड मशीनरीज लगते हैं वो कभी कभी हम लीज पे भी ले लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया है लीज, रेंट वर्ड ना यूज करके लीज वर्ड यूज किया गया है इसके जगह पे। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड किया है हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आपने परचेज की तो आपने लमसम अमाउंट ना देके उसका कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट आपने पे कर दिया। जैसे मैं बोलती हूँ मैंने कोई चीज खरीदी 1 लाख रुपए की, बट मैंने 1 लाख रुपए पे नहीं करके उसको ऑन द स्पॉट 20,000 पे कर दिया है, बाकी का पेमेंट में इंस्टॉलमेंट में करूंगी। तो उसे हम बोलते हैं हायर परचेज। ठीक है। सो इधर क्या बोलना है कि अगर आपने कुछ भी पैसे लगाए हैं अपने फिक्स एसेट में, चाहे वो आपने खुद खरीदा हो, लीज पे यूज करने लिया हो या आपने हायर परचेज किया हो, लेकिन वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और क्या बोला है कि हावेवर यूनिट इन अ नो वे कैन बी ओन्ड और कंट्रोल्ड और ऑक्सिलरी फॉर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप की गई है उसकी कोई और सब यूनिट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये मेरा मेन इंडस्ट्रियल यूनिट है और मैंने ही क्या किया, एक सेकेंड बिजनेस का ब्रांच बोल दो या सब यूनिट बोल दो, मैंने स्टैब्लिश कर दिया। अब होगा क्या कि मेरा एक यूनिट ऑलरेडी है और मैंने एक सेकेंड भी स्टैब्लिश किया है। तो ये क्या, मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतना पैसा लगाती है क्या कि उसका ओरिजिनल मेन भी हो और मतलब सब यूनिट भी हो? नहीं। जबकि ये ऐसी जो जिनके सब यूनिट्स होते हैं या एक्स्ट्रा बिजनेस के यूनिट्स होते हैं, वो ज्यादा करना लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाते हैं, इसे हम सब यूनिट बोलते हैं। और क्या बोल देंगे? ब्रांच बोल देंगे। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नहीं है, आके लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाती है। ठीक है। तो इधर इधर
इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ डेफिनेशन का तो क्या बोला गया है कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स्ड एसेट पे, चाहे वो आपने खुद परचेज़ किया हो, हायर परचेज़ किया हो या अपनी लीज़ पे लिया हो, वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट किसी भी सब यूनिट को ओन नहीं कर रही होनी चाहिए। ठीक है? मतलब वो एक सिंगल बिज़नेस इंडस्ट्रियल यूनिट होना चाहिए, उसका कोई भी सब पार्ट और किसी जगह और उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो इंडस्ट्रियल यूनिट में। कोई ऑक्सिलरी नहीं होना चाहिए। ऑक्सिलरी मीन्स वही होता है सब यूनिट और अ पार्ट। ओके? सो होप कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही कम पैसा लगाती है अपने बिज़नेस में। 1 करोड़ के अंदर का जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो, लेबर 100 लेबर होंगे उनके यहाँ पे 100 या 100 से कम लेबर होंगे। लिमिटेड लेबर, लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि बहुत ही छोटे पैमाने में डील कर रहा है। ठीक है? तो होप करती हूँ कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनिशन क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट मैं मूव करूँगी कि हमारा एडवांटेजेस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट हमारी क्या लिखी हुई है? यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। इससे क्या पता चलता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो क्या यूज कर रही है? डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज कर रही है। डोमेस्टिक मीन्स लोकल, मतलब उसके आजू बाजू जो भी चीजें अवेलेबल है वो उन्हीं चीजों को यूज कर रही है। मैंने अगर किसी एरिया में अगर इंडस्ट्री सेटअप की तो मेरे आजू बाजू जितने भी लोकल लेबर्स होंगे उनको यूज करूंगी। लोकली मेरे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा मैं वो यूज करूंगी और लोकली जितनी चीज़ें मुझे मिल रही है एज़ एन रॉ मटेरियल वो डाल के जो भी प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ, वो मेरा क्या हो जाएगा कि मैं डोमेस्टिक चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। कुछ चीज़ें बाहर से नहीं मँगा रही मैं, ट्रांसपोर्टेशन करके मैं बाहर से नहीं मँगा रही। जैसे मैं महाराष्ट्र में रुक के अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मुझे कोलकाता से या दिल्ली से कोई चीज़ें मँगानी नहीं पड़ रही है। मैं विदिन अ महाराष्ट्र और विदिन अ मेरी लोकेलिटी जो चीज़ें अवेलेबल है, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो डोमेस्टिक यूटिलाइज़ेशन करती है। क्यों डोमेस्टिक यूटिलाइज़ेशन करती है? क्योंकि ये लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा उसी से रिलेटेड है। बोला गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज़ करती है। डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज़ करने की वजह से उसे क्या फ़ायदा रहता है कि वो कम कैपिटल में भी अपना बिज़नेस मतलब अपना जो इंडस्ट्री है वो सेटअप कर सकती है। मतलब उसे लेस कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है। क्या लिखा है यहाँ पे? लेस कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है। कैसे लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि मैंने बताया कि वो डोमेस्टिकली लोकल चीज़ों को यूज़ कर रही है। ये ज़्यादा मशीनरी वग़ैरह परचेज़ नहीं करती। मशीनरी वग़ैरह परचेज़ नहीं करती तो ये क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ करती है। लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ रहती है। ये लेबर को सबसे ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्योंकि ये लेस कैपिटल इन्वेस्ट करती है। ठीक है? सो लेस कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो क्या होता है कि ये लेबर लोगों को ज़्यादा यूज़ करती है। अब अगर ये लेबर लोगों को ज़्यादा यूज़ करेगी तो नेक्स्ट ये क्या करेगी? मेरा लार्ज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। अल्टीमेटली जब वो लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रही है तो कहीं न कहीं वो दूसरे लोगों को जो म स्किल और सेमी स्किल क्लास लेबर होते हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है कि वो आके वहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। मतलब एक स्टेबल इनकम उन्हें आना चालू हो जाएगा। स्टेबल इनकम आएगा तो वो कहीं न कहीं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा तो होगा क्या, वो पूरा एरिया ही डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा उसी से रिलेटेड है। क्या बोला गया है कि लेस कैपिटल लगता है, तो वो लेबर ज़्यादा यूज़ करता है। लेबर ज़्यादा यूज़ करेगा तो कहीं न कहीं वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करेगा, लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अगर लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वो, तो कहीं न कहीं मेरा क्या होगा, माइग्रेशन कम हो जाएगा। अब माइग्रेशन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वन प्लेस से शिफ्ट होना किसी अदर प्लेस पे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एजुकेशन पर्पस और टूरिज्म पर्पस। तो मेजरली जो रीजन होता है माइग्रेशन का वो क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ही लोग माइग्रेट करते हैं। तो अगर एक इंडस्ट्री वहीं पे लोगों को लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है कोई इंडस्ट्री, तो उससे क्या होगा, वहां के लोग स्टेबल हो जाएंगे, उनके पास अच्छा इनकम, अच्छी लाइफ रहेगी, तो वो माइग्रेट करना पसंद नहीं करेंगे, वहीं पे सेटल्ड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा माइग्रेशन अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा जब मैं लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चालू कर दूंगी। ठीक है? मेरा माइग्रेशन रिड्यूस होगा तो इससे क्या होगा, लोग वहाँ के काम करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब वो वर्क करेंगे तो इससे क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस टर्म में बात की गई है यहाँ पे? इनकम के टर्म में बात की गई है।
इनकम के टर्म में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बात की गई है। कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? अब होता क्या है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो बड़े-बड़े मशीनरीज यूज़ करती है। अब बड़े-बड़े मशीन यूज़ कर रही है तो बट ऑब्वियस वहाँ पे लेबर का जो यूज़ है वो कम लगेगा। लेबर का यूज़ कम लगेगा तो जितना भी प्रॉफिट वो अर्न करेगी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जितनी भी प्रॉफिट अर्न करेगा, वो क्या करेगा उसमें से कुछ ही पोर्शन, अब लेबर हार्डली मेरे पास 5 टू 6 है। तो मैं उन्हीं को सैलरी दूँगी, क्योंकि बाकी सारा काम तो मेरे मशीन कर रहे हैं वहाँ पे। और वहीं पे अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करूँ, तो वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा, उसपे मेजर जो है वो लेबर वर्क लेबर वर्क जो होते हैं, लेबर क्लास जो रहता है, वो काम कर रहा होता है। तो सबको जो प्रॉफिट अर्न करेगा, वो प्रॉपरली क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इससे क्या होता है, अपर अथॉरिटी भी प्रॉफिट कमाता है, लोअर अथॉरिटी भी प्रॉफिट कमाता है। वहीं अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूँ, तो सिर्फ अपर अथॉरिटी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है और लेबर क्लास तक उसका प्रॉफिट जा नहीं पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर क्लास में इनकम जो है, नेशन की जो इनकम है वो हर क्लास में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रही है, ठीक है? अगर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करेगी तो कहीं न कहीं उसका क्या होगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज़ होगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा? जैसे मैंने बताया कि ये लेबर लोगों को ज़्यादा यूज़ करती है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी तो इससे क्या होता है, ये लोग ना लो कॉस्ट में चीज़ें बनाते हैं, मतलब बहुत कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका रहता है। कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहने की वजह से क्या होता है, वो लोग ना छोटी चीज़ें, चीप क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, ड्यूरेबल चीप प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करने की वजह से जो मेजर पोर्शन है मेरे पॉपुलेशन का, जिसे हम मिडल क्लास पीपल और जो मिडल मैन कहते हैं, जो पॉवर्टी, जो हाई-फाई लग्ज़रियस लाइफ़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड्स बनाती है। तो इससे क्या होता है कि उनके पास एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है सर्व करने के लिए, तो वो उनको सर्व करती है। तो ये ना एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देती है, इंडस्ट्रियल आउटपुट इनका उस टर्म में बढ़ जाता है क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना रहता है उनको सर्व करने के लिए। और वहीं पे ये क्या हेल्प करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हेल्प करती है, कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करती है ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी अपना इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा सके। तो दोनों ही अपना कंट्रीब्यूशन तो देते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प करता है लार्ज स्केल को भी और खुद भी उसका इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा रहता है। ठीक है? अब उसका अगर आउटपुट ज़्यादा होगा, तो कहीं न कहीं वो क्या सोचेगा कि मैं एक्सपोर्ट करना चालू करूँ। बाहर भी जाके देखूँ कि मेरा गुड्स जो है वो बाहर के कंट्रीज़ में लोग प्रेफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा। अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात बोलूँ, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो टोटल एक्सपोर्ट का 50% जो है वो एक्सपोर्ट करता है। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल एक्सपोर्ट में, जो कि एक बहुत ही मेजर पोर्शन है हमारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके लिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट वगैरह जो है बहुत ही प्रमोट कर रही है इन सारी चीज़ों को, ताकि हमारा इकोनॉमी बढ़ सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। क्यों एक्सपोर्ट करें? इससे क्या फ़ायदा होगा हमें? फॉरेन करेंसी मिलेगा, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो इनका क्या रहता है, ये लोग एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करना, मतलब अपॉर्च्युनिटी रहती है इनके पास, ये एक्सपोर्ट में भी अपना गुड कंट्रीब्यूट करके देखें कि वहां से उनको कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है। और जो फॉरेनर्स लोग होते हैं ना, उनका क्या रहता है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, टेक्सटाइल, हमारी इंडस्ट्री इतनी फ्लोरिश्ड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, स्पाइसेस वगैरह हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, ये सारे जो फॉरेन पीपल्स है ना, उनको बहुत पसंद है ये सारी चीजें खरीदना। और हमारा इंडिया कैसे एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें, ये सारी प्रोडक्शन होती है ना, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम रहता है। तो वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लगा के बेचेंगे ना, तो फॉरेनर्स लोगों को सस्ते में ही पड़ता है, वो लोग आराम से खरीद लेते हैं। बट अगर फॉरेनर्स लोग यही सारी चीज़ें वहाँ भी प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे, तो उनका क्या होगा, गुड्स के ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत महँगी मिली जाएगी, रादर देन अगर मैं बोलूँ डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। अब कोई चीज़ खुद की कंट्री में अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे 50 में मिल रही है, बट मैं अगर किसी कंट्री से मँगा रही हूँ, अगर वही चीज़ मुझे 25 में मिलेगी, तो बट ऑब्वियस है मैं 25 से खरीदना ज़्यादा पसंद करूँगी।
ठीक है? इसी तरीके से ना फॉरेनर्स लोग ऐसी चीज़ें डेवलपिंग कंट्री से परचेज़ करना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं और इंडिया भी हमारा क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से बूम और फ्लोरिश्ड हो रही है। तो ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो जाता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दें एक्सपोर्ट में और कहीं न कहीं अपने स्केल को वाइड कर सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा इसी से लिंक है, क्या बोला गया है कि जैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करना चालू कर देगी, उससे क्या होगा उसको फॉरेन अर्निंग्स आना चालू हो जाएँगे। मतलब अगर मैं कोई चीज़ किसी फॉरेन कंट्री में बेच रही हूँ, इससे क्या होगा मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या हो जाता है मुझे फॉरेन करेंसी मिलना चालू हो जाएगी। फॉरेन करेंसी मिलना चालू हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा रिज़र्व्स बढ़ना चालू हो जाएगा। अब रिज़र्व अगर मेरे बढ़ रहे हैं, मेरे कंट्री के रिज़र्व्स अगर बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा मेरा जीडीपी अल्टीमेटली बूम करना चालू कर देगा, मेरा जीडीपी बढ़ना चालू कर देगा कंट्री का। हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो जीडीपी में ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एप्रॉक्स 30% ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमारा जीडीपी बढ़ाने में। मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे रहा है वो हमारे कंट्री को। इससे क्या हो रहा है हमारी जीडीपी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 30% ऑफ जीडीपी हमारी बढ़ रही है, खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वजह से। मतलब इतना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे जीडीपी ग्रोथ में, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तुरंत ही कंडीशन के हिसाब से स्विच कर लेना, ठीक है? सो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो स्टेबल नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, डायनामिक है, कभी भी ब चेंजेस आ सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी फ्लेक्सिबल रहती है ना कि वो तुरंत ही उस चेंज को एडॉप्ट कर सकती है। जैसे मैं बोल दूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर कोई पॉलिसी चेंज कर दी, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फेवर में नहीं थी। या तो हुआ क्या, कस्टमर ने अपना टेस्ट ही चेंज कर दिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुछ खास हार्म बेयर नहीं करेगी। वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो तुरंत ही क्या कर देगी, अपना प्रोडक्शन स्विच कर देगी उन सारी चीज़ों पे जो सारी चीज़ों पे उन्हें फ़ायदे लग रहे हैं। जैसे कस्टमर ने अगर अपना टेस्ट बदल दिया है, प्रेफ़रेंस बदल दिया है, तो वो फटाक से अपना क्या करेगी, जो प्रोडक्शन है वो चेंज कर देगी और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना चालू कर देगी। और यहीं पे ये ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बहुत ही लूप होल रहता है। क्या लूप होल रहता है कि वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। फ्लेक्सिबल नहीं होने की वजह से कैसे वो लोग जल्दी से ना चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते और उन्हें हेवी लॉस इनकर करना पड़ता है। अब एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री थोड़ी ना इतनी बड़ी-बड़ी मशीनरी चेंज करेगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो मशीनरी यूज़ ही नहीं करती, वो तो लेबर ओरिएंटेड रहती है मोस्टली, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा हार्म नहीं रहता, वो लोग तुरंत स्विच कर लेते हैं। बट लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है कि वो फटक से स्विच नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कि वो फ्लेक्सिबल रहती है, उसका ऑपरेशन फ्लेक्सिबल रहता है, तो कभी भी स्विच कर सकती है इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? सो नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी क्या बोलता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करती है, कैपिटल बहुत कम लगाती है, लेबर को यूज़ करती है, मशीनरी वगैरह एडवांटेजेस जो बोलते हैं हाईटेक मशीनरीज़ जो है वो यूज़ नहीं करती, डोमेस्टिक रिसोर्सेज़ को यूज़ करती है। अब इससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कुछ ज़्यादा कॉस्ट आता नहीं है किसी एक सामान को बनाने के लिए। अगर किसी एक सामान को बनाने के लिए अगर मुझे कॉस्ट कम आ रहा है, तो मैं प्रॉफिट मार्जिन भी जो लगाऊँगी उस हिसाब से भी उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। अगर मैं कम दाम में किसी चीज़ को बेचने जाऊँगी, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें कम दाम वाली चीज़ हम ज़्यादा खरीदते हैं रादर देन हम लग्ज़रियस चीज़ें हो गई वो हम फ्रीक्वेंटली परचेज़ नहीं करते। सो ये ऐसी चीज़ें बनाती है जो कि फ्रीक्वेंटली परचेज़ की जाती है। कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो एक फ़ायदेमंद रहता है इनके लिए कि ये फटक से ना कॉस्ट एफिशिएंसी इनके लिए एक फ़ायदेमंद रहता है कि ये लोग कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं। कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करने की वजह से मेजर जो पॉपुलेशन का क्राउड है वो इन्हीं के पास रहता है। ये लोग कम कॉस्ट में अपना अपना सामान बना के रेडी कर देते हैं, तो मेजर पॉपुलेशन जो है वो इनके पास रहता है एज़ एन कस्टमर। तो इनके पास स्कोप रहता है कि उन सारे कस्टमर को वो सर्व कर सकें, रेडी टू सर्व कर सकें और इनके पास हमेशा कस्टमर जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो ये इनका एक कॉस्ट एफिशिएंसी रहता है कि ये लोग बहुत ही कम दाम में सामान बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है? सो इसके लिए इनके पास जो है वो क्राउड ज़्यादा रहता है हमेशा, रादर देन अगर मैं लग्ज़रियस गुड्स की बात करूँ तो, ठीक है? सो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, सारे पॉइंट्स जो है वो एक-दूसरे से लिंक है। जैसे कि मैं स्टार्ट की थी, क्या बोला था स्टार्टिंग मैंने कि कम रिसोर्सेज़ यूज़ करता है,
डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज करता है तो उससे क्या होगा, उसे लेस कैपिटल लगेगा। मैं जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ एक लिंक के फॉर्म में उसी तरीके से आप याद करिएगा तो आपको ज्यादा फायदे होगा। क्या बोला है कि अगर वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज करेगा तो क्या होगा, उसे लेस कैपिटल लगेगा। लेस कैपिटल लगेगा इसका मतलब क्या है कि वो लेबर पे ज्यादा काम कर रहा है। लेबर पे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा लेबर को वो। लेबर को अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो क्या करेगा, वो माइग्रेशन होना खुद ब खुद कम कर देगा। माइग्रेशन होना कम हो जाएगा, अच्छा खासा वो लोग अर्न कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर वे में होगा तो लेबर क्या होगा, मोटिवेट होके इंडस्ट्रियल आउटपुट खुद ब खुद इंक्रीज करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देगा। मेरा इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी चीजों को। कोशिश करूंगी कि मैं एक्सपोर्ट करके देखूं, वहां पे भी ग्रो करूं। अगर मैं एक्सपोर्ट करना चालू करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा क्या बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, मुझे फॉरेन करेंसी आना चालू हो जाएगी। और एक बेनिफिशियल क्या है इसका, कि ये जल्दी से ऑपरेशन को चेंज कर सकता है, स्विच कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास। अगर सामने वाला मेरा मेरा इकोनॉमिक कंडीशन अगर मेरे फेवरेबल नहीं है तो मैं स्विच कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंगली। और एक नेक्स्ट बेनिफिशियल पॉइंट क्या है इसका, ये कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स बनाता है, उस प्रोडक्ट्स के दाम जो है वो बहुत ही कम रहते हैं, तो ये मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को सर्व कर सकता है, रेडी टू सर्व रहता है। ठीक है, सो इसी लिंक में आप याद करिएगा जिस लिंक में मैंने इसे पढ़ाया है, सो ये आपको ज्यादा याद रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझा होगा, सेशन समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को थोड़ा भी कहीं डाउट है सो प्लीज कमेंट में आप अपने डाउट लिख दीजिएगा। और प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। थैंक यू।